सभी को नमस्कार। मेरा नाम अरुण है। मैं रिसोर्स पर्सन हूँ। अभी एसएचजी ऑनलाइन चैनल में जो है सीएलए पुस्तक और एसएचजी कॉन्सेप्ट ग्राम संगठन का कॉन्सेप्ट और पुस्तक संचालन के बारे में बहुत सारे वीडियो अभी तक किए हैं। अभी संकुल संगठन का पुस्तक के बारे में भी वीडियो बना के आप लोग को दे रहे हैं। इसी के अंतर्गत में जो है नगद पुस्तक के बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। सभी को नमस्कार। नगद पुस्तक संकुल संगठन का नगद पुस्तक की परिभाषा। संकुल संगठन में चले हुए नगद और बैंक लेन-देन को खाता शीर्षकों के अनुसार लिखने वाली पुस्तक को नगद पुस्तक कहते हैं। यानी नगद पुस्तक को खाता शीर्षक के अनुसार से लिखना है, इसीलिए इसको खाता शीर्षक के अनुसार से लिखेंगे। ये नगद पुस्तक की परिभाषा। और नगद पुस्तक से लिखने से फायदा। हर एक बैठक में होने वाले प्राप्त और भुगतान का विवरण पता चलता है। नगद पुस्तक लिखने से जो है एक बैठक में होने वाले प्राप्त और भुगतान का विवरण पता चलता है। यानी जो बैठक में जो वसूली होते हैं, प्राप्त विवरण और जो भुगतान करते हैं, वो सभी भुगतान का विवरण को इसमें पता चलता है। और प्रारंभ राशि और अंतिम शेष राशि पता चलता है। जो हर बैठक में जो किया जा रहा है, इस महीने की अंतिम शेष राशि और इस महीने की प्रारंभ शेष राशि भी पता चलता है। हर एक बैठक में खाता शीर्षक के अनुसार कितना प्राप्त हुआ और कितना भुगतान हुआ पता चलता है। क्योंकि अपने को नगद पुस्तक को खाता शीर्षक के अनुसार हमको लिखना है। उस खाता शीर्षकों में अभी तक वर्तमान स्थिति तक कितना प्राप्त हुआ और कितना भुगतान हुआ। मान के चलिए उदाहरण के लिए संकुल संगठन की में हर महीना बैठक में ग्राम संगठन के द्वारा बचत आता है, किस्त आता है, ब्याज आता है, प्रवेश शुल्क आता है, हिस्सा दान आता है। इसी प्रकार का जो है बचत वसूली हो रहा है, तो वर्तमान स्थिति तक कितना प्राप्त हुआ और कितना भुगतान हुआ, उसकी जानकारी स्पष्ट पता चलता है। नगद पुस्तक के आधार से साधारण खाता बही में विवरण लिख सकते हैं। यानी साधारण खाता बही पुस्तक यानी अपने को लेजर पुस्तक भी कहते हैं, ठीक है। नगद पुस्तक को कैश बुक भी अपन ने कहते हैं, है ना। उसके साथ साथ में जो है नगद पुस्तक लिखने की तरीका, ठीक है। अभी हम इस पुस्तक को किस प्रकार से लिखना समझेंगे। नगद पुस्तक में बाएं तरफ प्राप्त का विवरण में दिनांक, रसीद संख्या, प्राप्त का विवरण, साधारण खाता बही, पुष्ट संख्या, नगद कुल और बैंक कुल रहेगा। यानी बाएं तरफ मतलब अगर आपके सामने पुस्तक रहेगी तो आपके लेफ्ट साइड में अपने को प्राप्त का विवरण लिखना है। इसमें सबसे पहले जो कॉलम रहेगा दिनांक, रसीद संख्या, दूसरा कॉलम में, तीसरा कॉलम में प्राप्त का विवरण, चौथा कॉलम में साधारण खाता बही, पुष्ट संख्या और नगद का कुल और छठवां कॉलम में बैंक कुल रहेगा। यानी पूरा इस नगद पुस्तक में प्राप्त के लिए 6 कॉलम रहेगा, भुगतान के लिए 6 कॉलम रहेगा। अभी नगद पुस्तक में दाएं तरफ यानी राइट साइड में भुगतान का विवरण में दिनांक, वाउचर संख्या, भुगतान का विवरण, साधारण खाता बही, पुष्ट संख्या, नगद कुल, बैंक कुल रहता है। रसीद के आधार से नगद पुस्तक में प्राप्त के तरफ प्राप्त का विवरण, वाउचर आधार पर भुगतान का विवरण लिखना चाहिए। ये तीसरा नंबर है नगद पुस्तक लिखने की तरीका में। रसीद के आधार से नगद पुस्तक में प्राप्ति के तरफ प्राप्त का विवरण लिखते हैं। यानी जो रसीद संकुल संगठन में हर महीना प्राप्तियों के लिए रसीद लिखा जाता है। उस रसीद के आधार पे नगद पुस्तक में प्राप्ति की जानकारी लिखते हैं। यानी प्राप्ति की जानकारी उस एक बैठक में जितने भी प्रकार का लेन-देन हो, यानी प्रवेश शुल्क, हिस्सा धन, बचत, किस्त, ब्याज, दंड, ऋण वसूली और के साथ में और अन्य प्रकार का भी प्राप्तियां होती है, उन सभी प्राप्ति के लिए संकुल संगठन में रसीद दिया जाता है।
उस रसीद के आधार पर ही नगद पुस्तक में प्राप्ति के तरफ की जानकारी अपने को लिखना है। और वोचर के आधार पर भुगतान का विवरण लिखना चाहिए। वोचर यानी वोचर ये होगा कि जो ग्राम संगठन को दिए रसीद को, या नहीं तो अपना संकुल संगठन में जो भी भुगतान होगा, यानी नया ऋण मंजूरी, पुस्तक संचालक लेखापाल का मानदेय, या कार्यालय खर्च के लिए, या नहीं तो बैठक खर्च के लिए, किसी भी प्रकार का खर्च हो, उस सभी प्रकार का खर्चों के लिए जो है वाउचर लिखा जाता है। वाउचर अपने खर्च का सबूत जैसा काम आता है। ठीक है, वाउचर के आधार पर ही भुगतान का विवरण लिखना चाहिए। अगर रसीद नहीं लिखा है तो प्राप्ति का विवरण लिखने में दिक्कत होगी, और उसी के साथ साथ में वाउचर लिखने में भी नहीं लिखने से भुगतान की तरफ जानकारी लिखने भी अपने को दिक्कत होगा। इसीलिए रसीद को आधार पे नगद पुस्तक का प्राप्त विवरण और वाउचर के आधार से भुगतान का विवरण लिखना चाहिए। चौथा नंबर है, नगद प्राप्त होने पर दिनांक, रसीद संख्या और खाता का विवरण लिखकर नगद कॉलम में लिखना चाहिए। यानी जो पांचवा बिंदु रहेगा नगद पुस्तक में, पांचवा कॉलम जो है, नगद पुस्तक प्राप्त होने पर नगद प्राप्त होने पर दिनांक, रसीद क्रमांक और खाता का विवरण लिखकर नगद कॉलम में लिखना है। पांचवा नंबर है, नगद भुगतान करते समय भुगतान के तरफ दिनांक, वोचर क्रमांक, भुगतान का विवरण लिखकर भुगतान का राशि को नगद कॉलम में लिखना चाहिए। यानी नगद प्राप्त होने पर दिनांक, रसीद क्रमांक और खाता का विवरण लिखकर नगद कॉलम में लिखना है। और पांचवा है, नगद भुगतान करते समय भुगतान के तरफ दिनांक, वोचर क्रमांक, भुगतान का विवरण लिखकर भुगतान राशि को नगद कॉलम लिखना चाहिए। ठीक है, यानी आपको ये समझना है, नगद प्राप्त होने पर नगद पुस्तक में दिनांक और प्राप्त राशि का रसीद संख्या और खाता का विवरण लिख के नगद कॉलम में नगद राशि को लिखना है। उसी के अनुसार से भुगतान के तरफ भी वोचर क्रमांक, भुगतान का विवरण, भुगतान राशि को नगद कॉलम में ही लिखना चाहिए। नंबर 6, चेक डीडी प्राप्त होने पर दिनांक, रसीद क्रमांक, खाता का विवरण को लिखकर लिखना चाहिए। यानी मान के चलिए चेक के माध्यम से या डीडी के माध्यम से प्राप्त होने पर दिनांक, रसीद क्रमांक, खाता का विवरण को लिखना चाहिए। चेक के माध्यम से भुगतान होने पर भुगतान के तरफ दिनांक, वोचर क्रमांक, खाता का विवरण लिखकर भुगतान राशि को बैंक कॉलम में लिखना चाहिए। ठीक है, और आठवां है, नगद पुस्तक में खाता शीर्षक के संधारण का साधारण खाता बही में लिखना और साधारण बही खाता की पुष्ट संख्या नगद पुस्तक में खाता शीर्षकों के सामने लिखना चाहिए। ठीक है, नगद पुस्तक में खाता शीर्षकों के साधारण खाता बही में लिखना और साधारण बही खाता की पुष्ट संख्या नगद पुस्तक का में शीर्षकों में सामने लिखना चाहिए। यानी अपने को प्राप्ति के तरफ चौथा नंबर में, ठीक है, भुगतान के नंबर तरफ 10वां नंबर जो कॉलम रहेंगे वो साधारण खाता बही पुस्तक का पुष्ट संख्या लिखा रहेगा। उसी के अनुसार से साधारण खाता बही पुस्तक में भी नगद पुस्तक का पुष्ट नंबर लिखा रहेगा। तो नगद पुस्तक का खाता शीर्षकों को साधारण खाता बही लिखते समय में साधारण खाता बही का जिस पेज में लिख रहे हैं उस पेज का नंबर नगद पुस्तक में लिखना है। वो प्राप्ति के तरफ का हो, वो भुगतान के तरफ का हो, दोनों भी जो पेज नंबर जिस खाता का जानकारी लिख रहे हैं उस पेज नंबर नगद पुस्तक में
प्राप्त के तरफ खाता शीर्षकों को लिखेंगे तो प्राप्त के तरफ लिखेंगे, भुगतान के तरफ लिखेंगे तो भुगतान का खाता शीर्षक का जान नंबर यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद में नगद पुस्तक में अत्यंत प्राथमिकता जो चीज है प्रति प्रविष्टि, इसे अंग्रेजी में काउंटर एंट्री कहते हैं। ठीक है, ये है एक ही लेन प्राप्त और भुगतान के तरफ लिखने की प्रक्रिया को प्रति प्रविष्टि कहते हैं। यानी एक ही राशि को प्राप्ति के तरफ और भुगतान के तरफ लिखते हैं, इसी को प्रति प्रविष्टि कहते हैं। मतलब इसकी जो लिखने की राशि जो है चेंज नहीं होगा। यदि उदाहरण के लिए मान के चलिए इस बैठक में 5,000 रुपया नगद राशि बच रहा है तो भुगतान की तरफ भी आएगा, उस राशि को प्राप्ति की तरफ भी लिखेंगे, इसी को प्रति प्रविष्टि कहते हैं। जिसमें संकुल संगठन में बचे हुए नगद को बैंक में जमा करते समय संकुल संगठन के जरूरत को बैंक में नगद निकासी करते समय प्रति प्रविष्टि लिखना चाहिए। ये है जैसे ग्राम संकुल संगठन का सारे खर्चा नगद खर्चा भुगतान होने के बाद जो बचा हुआ राशि रहेगी उस राशि को लिखते समय और संकुल संगठन की जरूरतों के लिए निकासी किए राशि को लाते समय प्रति प्रविष्टि लिखना चाहिए। बैंक खाता में नगद जमा करते समय भुगतान के तरफ नगद कॉलम में, प्राप्त के तरफ बैंक कॉलम में लिखना चाहिए। यानी संकुल संगठन की नगद राशि को बैंक में जमा करने के लिए ले जाना है तो बैंक के तरफ नगद कॉलम में लिखते हैं और उसी राशि को प्राप्ति के तरफ बैंक कॉलम में लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में फिर आगे जो नमूना रहेगा उसमें और विस्तार से आप लोग को समझाएंगे। और बैंक खाता से नगद निकासी करते समय भुगतान के तरफ बैंक कॉलम में, प्राप्ति के तरफ नगद कॉलम में लिखना चाहिए। अंतिम शेष राशि निकालना, क्योंकि नगद में प्राप्त होता है और चेक के माध्यम से भी प्राप्त होता है, या नहीं तो संकुल संगठन का बैंक बचत खाता में, सीएएफ खाता में आरटीजीएस द्वारा भी प्राप्त होता है। इस सभी प्रकार का जो लेन देन को अंतिम शेष राशि किस प्रकार से निकालना है इसके बारे में अपन अभी जानेंगे। संकुल संगठन में लेन देन चले हुए हर दिन नगद पुस्तक लिखकर शेष लिखना चाहिए, क्योंकि नगद पुस्तक को हर दिन लिखेंगे तो हर दिन जो प्राप्त और भुगतान हो रही है इसकी जानकारी अच्छे से लिखने के लिए अपने को मौका मिलेगा। दूसरा, शेष राशि को लिखने से पहले प्राप्त के तरफ नगद कॉलम, बैंक कॉलम को अलग अलग जोड़कर प्रारंभ राशि भी जोड़कर लिखना चाहिए। यानी शेष राशि लिखने से पहले मतलब प्राप्त के तरफ नगद कॉलम, बैंक कॉलम को अलग अलग जोड़कर प्रारंभ शेष राशि भी जोड़कर लिखना चाहिए। भुगतान के तरफ नगद कॉलम और बैंक कॉलम को अलग अलग जोड़कर कुल प्राप्त में से कुल भुगतान को घटाकर यानी माइनस करना चाहिए, अंतिम शेष राशि को लिखना चाहिए। चौथा है, अंतिम शेष राशि को अंक में और शब्दों में लिखकर संकुल संगठन का लेखापाल संगठन के पदाधिकारियों से हस्ताक्षर करवाना और खुद अपनी हस्ताक्षर करना चाहिए। यानी अंतिम शेष राशि को अंक में इसीलिए लिखना है कि और शब्दों में भी लिखना है, क्योंकि आगे कितना पैसा है, कितना राशि है उसको बदलने के लिए यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए शब्द में लिखना भी जरूरी है। लिखने के बाद संकुल संगठन की लेखापाल या बुककीपर संगठन के पदाधिकारी हस्ताक्षर करवाना है। ठीक है, और खुद भी हस्ताक्षर करना है लेखापाल को। और उसके बाद में अपन अभी ऊपर जो चर्चा किए हैं एक बार हम सभी इस नगद पुस्तक का जो है टोटल अपने पास
एक तरफ अपने को प्राप्त का विवरण दिया गया, दूसरे तरफ जो है भुगतान का विवरण दिया गया है। ये दोनों भी अपने को 12 कॉलम रहेगा, जिसमें अभी तक अपने लिखने की तरीका में सीखे हैं। सबसे पहले प्राप्ति के विवरण लिखते समय दिनांक, रसीद संख्या और प्राप्त विवरण, साधारण खाता बाई पुष्टि संख्या, नगद, बैंक। ठीक है? यहाँ तक प्राप्त की जानकारी लिखेंगे। फिर 7वां नंबर से लेकर के अपन क्या करेंगे? 7वां नंबर से लेकर के 12वां नंबर तक जो है भुगतान के विवरण लिखेंगे। जैसे कि दिनांक, वाउचर नंबर, भुगतान विवरण, साधारण खाता बाई पुष्ट संख्या, नगद और बैंक। ये है नगद पुस्तक का जो नमूना। इस नमूना में अपने को प्राप्ति की जानकारी किस प्रकार से लिखना है और भुगतान की राशि किस प्रकार से लिखना है, ये हम अभी समझेंगे। इसे लिखा हुआ है, फिर भी हम एक बार आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? हाँ, अभी जो अपन चर्चा किए थे लिखने की तरीका में, क्योंकि सबसे पहले दिनांक लिखेंगे 17/6/2021 में रसीद क्रमांक कितना लिखना है? जो रसीद हमने ग्राम संगठनों को दिया है, उसी ग्राम संगठन का रसीद नंबर यहाँ पर लिखना है। और उस सभी ग्राम संगठन को, जितना ग्राम संगठन से संकुल संगठन में प्राप्त हो रही है, उन सभी प्राप्ति और रसीद नंबर को एक ही सीरियल में अपने को लिखना है। जैसे भी आप यहाँ देख रहे हैं कि 116, 117, 118, 119 से लेकर के 126 तक ग्राम संगठन का जो है वापस प्राप्त हुआ है, उसकी जानकारी हमने यहाँ लिखा प्राप्त विवरण में। ठीक, जैसे कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे प्राप्त विवरण में अपने क्या प्राप्त हुआ, ग्राम संगठन का नाम लिखेंगे पहले, क्योंकि ग्राम संगठन के नाम नहीं लिखेंगे तो ये बचत राशि कौन दिया, किस्त राशि कौन दिया, ब्याज राशि कौन दिया, दंड राशि कौन दिया, अपने को पता नहीं चलेगा। ठीक है? इसीलिए अपन सबसे पहले दिनांक, रसीद संख्या और विवरण का, प्राप्त विवरण का जो तीसरा नंबर कॉलम है, इसमें इस प्रकार का कॉलम हमने लिख लिया है। और उदाहरण के लिए, और आपको इसमें प्रवेश शुल्क और हिस्साधन भी कोई आगे ग्राम संगठन देंगे, तो उनका भी लाइन को अपने को यहाँ 1-2 लाइन ज्यादा करके अपने को लिखना है। उसमें प्रवेश शुल्क में प्रवेश शुल्क, हिस्साधन में हिस्साधन भी अपने को लिख लेते हैं। ठीक है? तो अभी एकता ग्राम संगठन 17 तारीख 6वां महीना 2021 में उदाहरण के लिए लिखा गया है 116 रसीद नंबर में एकता ग्राम संगठन, विवो माने ग्राम संगठन कहेंगे, बचत 100 रुपये दिया है। ठीक, और उसके आगे 117 रसीद नंबर से पूजा ग्राम संगठन, बचत 100 रुपये दिया, किस्त 5000 दिया, ब्याज 2025 रुपये दिया है। ठीक, और 118 में लक्ष्मी ग्राम संगठन से 100 रुपये बचत, 3000 रुपया किस्त। आप मूलधन भी लिख सकते हैं, जैसा आपके राज्य में, एक एक राज्य में अलग अलग कहते हैं, जैसे किस्त भी बोलते हैं, मूलधन भी बोलते हैं। ठीक है? तो आपको जो सुविधा है, जो आपने उपयोग करते हैं, उसी शब्द को वहां लिख सकते हैं। लक्ष्मी ग्राम संगठन से 100 रुपया बचत और किस्त 3000 रुपया, ब्याज 1455 रुपया आया है। और नव भारतीय ग्राम संगठन का रसीद नंबर 119, बचत 100 रुपया, 4000 रुपये किस्त, ब्याज 1940 रुपया दिया है। और 120 रसीद नंबर में शारदा ग्राम संगठन 100 रुपया बचत, 5000 रुपया किस्त, 2425 रुपया ब्याज दिया गया है। और चांदनी ग्राम संगठन 121 नंबर से 100 रुपये बचत मात्र दिया है। और 122 रसीद नंबर आदर्श ग्राम संगठन 100 रुपये बचत, 5000 रुपये किस्त, 1000 रुपये का ब्याज दिया। 123 रसीद क्रमांक में प्रेरणा ग्राम संगठन 100 रुपये बचत दिया। और नारी शक्ति ग्राम संगठन 124 रसीद क्रमांक है, बचत 100 रुपया, 2000 रुपया किस्त और 990 रुपया ब्याज दिया है। 125
रसीद क्रमांक है प्रगति ग्राम संगठन का 200 रुपया बचत दिया। अभी आप लोग यहाँ देखिए कि सभी ग्राम संगठन में प्रत्येक महीना 100 रुपये बचत जमा करने के लिए निर्णय लिया, लेकिन यहाँ प्रगति ग्राम संगठन से 200 रुपया आया है। क्यों? क्योंकि इस ग्राम संगठन में पिछले महीने में जो है अपनी बचत को नहीं दिया गया है, इसीलिए 50 रुपया दंड भी उन लोगों को दिया गया है और साथ में इस पिछले महीने का बचत भी वसूली किया। इनका किस्त भी बकाया था 25-25 50 रुपए का दंड दिया है, 6-6 हज़ार रुपए था, तो 12 हज़ार रुपए एक साथ दिया है और दोनों किस्त का ब्याज एक साथ दिया गया है। ठीक? और 126 रसीद क्रमांक से कमल ग्राम संगठन से 200 रुपए बचत आया, इनका भी दंड बचत जमा नहीं करने का दंड 25 रुपया जमा हुआ। टोटल इस बैठक में जो है इस महीने में कुल 1300 रुपया बचत आया है, 36,000 रुपया किस्त आया है, 16,175 रुपया ब्याज आया है और साथ ही दंड 75 रुपया आया है। ये वसूली का विवरण लिखेंगे। अभी उसके बाद में अपने को ये जानना है कि किस ग्राम संगठन ने नगद दिया, किस ग्राम संगठन में चेक दिया, किस ग्राम संगठन नगद दिया, उसके बारे में देखेंगे। जिसमें एकता ग्राम संगठन ने 100 रुपये बचत जो है नगद में दिया, बैंक में कुछ नहीं दिया, तो इसमें अपन डैश लगा लिया है। और इसके साथ में पूजा ग्राम संगठन ने चेक दिया, नगद नहीं दिया है, ठीक। और लक्ष्मी ग्राम संगठन ने कुल 4,555 रुपये चेक आया, नगद नहीं आया। और साथ ही नवभारती ग्राम संगठन का भी किस्त ब्याज बचत तीनों जोड़ेंगे तो 6,040 रुपये हो रहा है, ये लोग भी चेक के माध्यम से दिया। और शारदा ग्राम संगठन ने भी 100 रुपये बचत, 5,000 रुपया किस्त, 2,425 रुपया ब्याज आया, कुल मिला के 7,525 रुपया वसूली हुआ। और चांदनी ग्राम संगठन से मात्र 100 रुपया का बचत आया नगद के रूप में। ठीक है, यहाँ आप लोग गैर करके देखिएगा कि केवल नगद का नगद कॉलम में लिख रहे हैं हम, बैंक का बैंक कॉलम में लिख रहे हैं। आपको ये नगद है या बैंक से प्राप्त हुआ जानने के लिए आप लोग क्या करेंगे, अपने बैठक प्रस्ताव पुस्तक में वसूली नमूना लिखा गया है, उस आधार पे आप जांच कर सकते हैं कि आपको पता चलेगा। और रसीद पुस्तक में भी रसीद नंबर लिखा जाता है। रसीद में जिस ग्राम संगठन को रसीद लिख के दे रहे हैं, उस ग्राम संगठन का रसीद में रसीद क्रमांक के साथ में नगद जमा हो रहा है तो नगद करके लिखा रहेगा, या चेक में माध्यम से वसूली हो रहा है तो चेक नंबर उसमें बिल्कुल लिखा रहता है। उसके माध्यम से अपने को पता चलेगा कि ये चेक के माध्यम से प्राप्त हो रहा है या नगद के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। अगर चेक के माध्यम से हो रहा है तो 6वां नंबर कॉलम में बैंक में लिख लेंगे, और नगद से आए तो 5वां नंबर कॉलम में नगद में लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी होने का ज़रूरत नहीं है। अपने को लिखने से पहले समझना है, रसीद में अच्छा से लिख के रखना है कि रसीद में नगद के माध्यम से आ रहा है तो नगद पे टिक करेंगे, चेक के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं तो चेक नंबर बिल्कुल लिख के रखेंगे। तो यहाँ अपने को नगद के माध्यम से किस ग्राम संगठन का राशि प्राप्त हुआ, चेक के माध्यम से किस ग्राम संगठन का राशि प्राप्त हुआ, आसानी से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में नीचे देखेंगे, है ना, यहाँ आप लोग देखे हैं अभी तक पूरा सभी ग्राम संगठन से यहाँ 1,300 रुपये बचत आया, किस्त 36,000 आया, ब्याज 16,175 आया, दंड 75 रुपये आया है। तो इसी को कातर शीर्षकों के अनुसार लिखना है ना अपने को, किसका, क्योंकि आगे अपने को साधारण खाता बाई पुष्टि नंबर देनी है, तो बचत खाता, किस्त वसूली खाता या मूलधन वसूली खाता, ब्याज वसूली खाता, दंड वसूली खाता, बजट प्राप्त खाता, हाँ, परियोजना से प्राप्त हुआ है। मतलब इसका विवरण दिया गया है, जो 45,000 प्राप्त हुआ वो परियोजना के से प्राप्त हुआ। जैसे मान के चलिए अलग अलग राज्य में अलग अलग परियोजना का नाम दिया गया है। जैसे कि मान के चलिए इसको प्रशिक्षण के लिए वो परियोजना ने संकुल संगठन को राशि प्राप्त किया है। ठीक है, तो बचत का टोटल राशि को अपन बचत खाता के सामने लिखे हैं। किस्त वसूली का जो टोटल है 36,000 किस्त वसूली के सामने लिखा। ब्याज वसूली खाता का जो है
ब्याज वसूली खाता के सामने 16,175 लिखा, दंड आया 75 रुपया, तो दंड भी वसूली खाता के सामने लिख लिया। और साथ ही उसके नीचे अपने को ये 45,000 रुपया का जानकारी जो है अ, अपने को बैठक प्रस्ताव पुस्तक में लिखा रहेगा, या नहीं तो बैंक पासबुक एंट्री करवा के देखेंगे, उसमें भी दिखेगा। अपने को सर्वप्रथम बैठक प्रस्ताव पुस्तक में देख के ही उसमें चर्चा किया जाता है, उसी को जानकारी लेके यहाँ अपने को लिखेंगे। बैंक नगद निकासी, जैसे काउंटर एंट्री जिसे कह रहे हैं, तो क्या हुआ है, 5,000 रुपये बैंक से निकाल के लेके आया, तो उस नगद राशि को नगद कॉलम में लिख लिया है प्राप्ति के तरफ, जिसे कांट्रा एंट्री कहते हैं या प्रतिप्राविष्टि कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप लोग को आसानी से समझने के लिए हम लिख रहे हैं पी। पी माने मान के चलिएगा प्रतिप्राविष्टि आप मान सकते हैं। ठीक है, ये नगद बैंक से लेके आया, नगद में लिख लिया। ठीक, हाँ, फिर उसके बाद में अपने को क्या कर रहे हैं, इस महीने में जितना भी प्राप्ति हुआ, नगद में नगद को जोड़ेंगे, बैंक को बैंक को जोड़ेंगे। अभी नगद में नगद जोड़ेंगे हमने, 100 रुपया बचत, 100 रुपया बचत, 100 रुपया बचत, 300 रुपया हो गया यहाँ तक, और 225 रुपया अपने को यहाँ है ना, 525 रुपया हुआ, और 5,000 रुपये बैंक से नगद निकासी लेके आया, कुल 5,525 हुआ। और पिछले बैठक में जो अंतिम शेष राशि था, इस महीने में प्रारंभ शेष राशि होगा, वो 800 रुपया है। दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 525 रुपया और 5,525 रुपया, और ये 800 रुपया, दोनों को जोड़ेंगे तो 6,325 रुपये यहाँ कुल हुआ। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ हमने महायोग लिखा, यानी कुल, मतलब यहाँ अपने को सभी टोटल को किया हुआ है, यानी एक एक ग्राम संगठन का ये टोटल है। एकता ग्राम संगठन का 100 रुपये ही दिया, और चांदनी ग्राम संगठन का 100 रुपये है, प्रेरणा ग्राम संगठन का 100 रुपया है, कमल ग्राम संगठन का भी 100 रुपया है। क्योंकि सभी कुलों को जो जोड़ेंगे तो महायोग कहते हैं, मतलब सभी टोटल को अपने को यहाँ टोटल कर रहे हैं। ठीक है, सभी का टोटल को, सभी कुल का अपन महायोग कर रहे हैं, ये आखिरी जोड़ है, इसके आगे अपने को और जोड़ नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, महायोग कह रहे हैं। ठीक, ये हो गया नगद का प्राप्ति की तरफ जोड़ लिए, और उसके बाद नगद बैंक का प्राप्ति के तरफ का भी जोड़ेंगे। देख लीजिएगा यहाँ अपन कहाँ जोड़ रहे हैं, सबसे ऊपर बैंक राशि 6 नंबर कॉलम में पूजा ग्राम संगठन का 7,525, लक्ष्मी ग्राम संगठन का 4,555, नव भारती ग्राम संगठन का 6,040, शारदा ग्राम संगठन का 7,525, आदर्श ग्राम संगठन का 6,100, नारी शक्ति ग्राम संगठन का 3,990 रुपया, और प्रगति ग्राम संगठन का 18,450 रुपया, और जो परियोजना से प्रशिक्षण बजट आया है 45,000 रुपया। ठीक है, बैंक के प्राप्त हुआ, और कुल हुआ 98,245 रुपये का प्राप्त हुआ। और पिछले महीने तक अपना बैंक बचत खाता में 2,34,564 रुपया यहाँ है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ कुल प्राप्त लिखे हैं, कुल प्राप्त यानी सभी ग्राम संगठन ने जो चेक के माध्यम से दिया उस राशि को, और जो परियोजना से प्राप्त हुआ 45,000, ये सब जोड़ेंगे तो 98,000 हो गया, और पिछले महीने का 2,34,564 रुपया है ना। अभी ये दोनों को ही जोड़ना है, ऊपर का फिर जो जोड़ना की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी ऊपर जो दिया गया है सभी लेन देन जो कुल प्राप्त में आ गया है। अभी कुल प्राप्त और पिछले इस महीने की प्रारंभ शेष राशि को जोड़ेंगे, 3,32,809 रुपये यहाँ अपने को होगा। ठीक, अभी चलते हैं, ये अभी प्राप्त का विवरण अभी तक हमने सीख लिया। अभी भुगतान के तरफ की जानकारी किस प्रकार से लिखेंगे देख लेते हैं। ठीक, हाँ, देखिए भुगतान की तरफ वोचर को देख करके अपने को भुगतान लिखना है। वोचर में जो दिनांक लिखेंगे वही दिनांक यहाँ हम लिखे हैं। यहाँ वोचर क्रमांक, नया ऋण मंजूरी का यहाँ वोचर नंबर हम आपको दे रहे हैं
एक पहली बार लिख रहा है तो 1 नंबर आएगा, इनका 2 नंबर है, दूसरे ग्राम संगठन का 2 हो गया, ठीक? एक-एक ग्राम संगठन को प्रत्येक भुगतान के लिए अलग-अलग वाउचर लिखना है, सभी भुगतान के लिए एक वाउचर नहीं देना है। इसीलिए एक वाउचर लिखना है कि जो पैसा दे रहे हैं कि अलग-अलग संस्थाओं को, अलग-अलग व्यक्ति को देते हैं, इसीलिए अपने को एक ग्राम संगठन का ही हर भुगतान को लिए अलग-अलग वाउचर लिखना है, ठीक है? यहाँ चांदनी ग्राम संगठन को रसीद नंबर 1 के द्वारा 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए का ऋण दिया और प्रेरणा ग्राम संगठन को रसीद क्रमांक 2 है, 1 लाख रुपए का नया ऋण मंजूरी दिया, कुल 2 लाख हो गया। कातर शीर्षक के सामने अपने को बैंक के माध्यम से भुगतान हो रहा है तो बैंक में हम 2 लाख रुपए लिख लिया, नगद में डैश लगा दिया है, ठीक है? जैसे कि यहाँ 2 ग्राम संगठन को दिया गया और आपको आगे एक साथ में 3-4 ग्राम संगठन को देंगे तो इसी के अनुसार से 3-4 ग्राम संगठन का आपको नाम लिखकर जोड़ करके वो टोटल को खाता शीर्षक के सामने बैंक में लिखना है। बैंक में लिखना है तो क्योंकि इतना ज़्यादा राशि अपने को नगद तो नहीं आएगा, इसीलिए बैंक से भुगतान कर रहे हैं, चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में सीएलए पुस्तक संचालक यानी लेखापाल या पुस्तक संचालक, आप जैसे कहते हैं, आपके संकुल संगठन जो नाम दिया जाता है पुस्तक संचालक लोग को, उसी के अनुसार से अपने को यहाँ नाम लिख लेना है, ठीक है? मानदेय, मानदेय खाता, सीएलएफ बुक कीपर का मानदेय मई महीने का दिया गया है 2000 रुपया, चेक के माध्यम से नगद में डैश कर लिख लेते हैं। और अटेंडर यानी चपरासी हो गया, जैसे नहीं तो स्वीपर हो गया, जो भी आप लोग नाम दिया जाता है उनका, अटेंडर का 1000 रुपया। और बैंक मित्र का मई महीना 2021 का महीने का मानदेय 1000 रुपया भुगतान किया, वोचर क्रमांक 5 है। फिर इसके बाद में सफर खर्च खाता यानी सीएलएफ बी के सफर खर्च खाता, जो बी के मानी लेखापाल जो संकुल संगठन के माध्यम से संकुल कार्य क्षेत्र में जब काम करती है तो निर्णय के अनुसार वो लोग सफर खर्च देने का निर्णय लिया, तो इस संकुल संगठन ने लेखापाल को या बुक कीपर को सफर खर्च 300 रुपया नगद दिया गया है। कितना दिया? 300 रुपया नगद दिया गया, ठीक? फिर उसके बाद में स्टेशनरी खर्च खाता, ठीक है? इसका 7 नंबर देंगे। स्टेशनरी खर्च खाता है, फोटोकॉपी करवाते हैं या पुस्तक खरीदते हैं या कोई भी इत्यादि सामग्री स्टेशनरी के संबंध का खरीदें तो स्टेशनरी खर्च खाता में ही आएगा। तो 250 रुपया उन्होंने फोटोकॉपी करने के लिए उपयोग किया, ठीक है? तो नगद खर्च किया है तो अपने को नगद में ही लिखें। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ऊपर कॉलम में 11वां और 11वां कॉलम हो गया आपका नगद का और 12वां कॉलम हो गया आपका बैंक का, ठीक? और कार्यालय खर्च खाता, कार्यालय संचालन करने के लिए प्रत्येक महीना कार्यालय का भी खर्चा होता है, उसी के अनुसार से यहाँ कार्यालय खर्च खाता अप्रैल 2021 महीने का बिजली बिल नगद जमा किया है, नगद भुगतान किया है 400 रुपये का, ठीक है? फिर इसके बाद में अप्रैल 2021 महीने का फ़ोन बिल, क्योंकि कार्यालय में फ़ोन रहना भी ज़रूरी है, तो उस फ़ोन बिल को भी इस संकुल संगठन के माध्यम से 300 रुपये का मोबाइल बिल भी या फ़ोन बिल जो भी है, लैंडलाइन होगा कुछ भी, ये होगा। यहाँ आप लोग थोड़ा-सा हम इसको थोड़ा-सा छोटा कर रहे हैं। एक बार आपको काउंटर एंट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक? यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब जो है बैंक निकासी नगद पी लिखा है यहाँ, प्रति प्रविष्टि को हम शॉर्टकट में आप लोग को अच्छा से समझ में के लिए यहाँ हम पी लिख रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, बैंक से नगद लाया करके प्राप्त में नगद कॉलम में लिख लिया और वही पैसा बैंक से नगद निकासी किए हैं, तो बैंक कॉलम में अपने को 5000 रुपये लिखा है। इसी को हम प्रति प्रविष्टि कह रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रहा होगा आपको? क्योंकि बैंक निकासी और बैंक जमा को
ठीक है। जब यहाँ बैंक निकासी है, तो बैंक निकासी से बैंक में से 5,00,000 रुपये लाया तो बैंक कॉलम में लिखा भुगतान में, और प्राप्ति के तरफ नगद कॉलम में लिखा। इसी को हम कॉन्ट्रा एंट्री कह रहे हैं। ठीक है, प्रति प्रविष्टि कॉन्ट्रा एंट्री यही है। ठीक है, मान के चलिए अभी यहाँ नगद निकासी किया है तो लिखा है। अगर नगद जमा करेंगे तो यहाँ आपको जो दिख रहा है, यहाँ बैंक निकासी के जगह बैंक में जमा नगद लिखेंगे, तो जहाँ डैश लिखा हुआ है वहाँ आपको जितना राशि आप लोग जमा कर रहे हैं उतना राशि लिखेंगे, बैंक में डैश लिखेंगे। और उसी समय जब नगद जमा करेंगे तो नगद प्राप्ति के तरफ बैंक में जमा, प्राप्त विवरण में बैंक में जमा लिखेंगे, नगद में डैश लिखेंगे, बैंक कॉलम में, छठवां कॉलम में बैंक में जमा की गई राशि लिखेंगे। ठीक, इसी को हम प्रतिप्राविष्टि कहते हैं। ठीक है, ठीक। अभी आते हैं और अंतिम शेष राशि निकालना। पहला हम क्या सीखा है, परिभाषा सीखा है। उसके बाद में नगद पुस्तक लिखने से फायदा सीखे हैं। फिर इसके बाद लिखने की तरीका बारे में बताएं। फिर इसके बाद में प्रतिप्राविष्टि के बारे में बताया। फिर आखिरी में अभी अंतिम शेष राशि को निकालने के बारे में हम अभी समझने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम अभी यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, कुल प्राप्त राशि नगद बैंक, कुल भुगतान राशि नगद बैंक यहाँ दिख रहा है। देखिए, कुल प्राप्त राशि नगद में 5,525 रुपया है ना, जो प्राप्त हुआ है सभी प्राप्त को जोड़ करके यहाँ लिख दिया है ना। यानी आपका जो बैंक से निकासी राशि को भी हमने यहाँ जोड़ लिया है। ठीक है, और उसी के अनुसार से बैंक में जो जमा किया है, जो चेक प्राप्त हुआ है, जो परियोजना से आरटीजीएस के माध्यम से आया, तो वो पैसा अपने को यहाँ बैंक कॉलम में, छठवां कॉलम में यहाँ जोड़ करके 98,245 रुपये यहाँ लिख सकते हैं। यदि मान के चलिए आपको परियोजना से प्राप्त राशि कैसा है आपको जानने के लिए आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक, उसी को क्या है लिखेंगे, RTGS। ठीक है, या नहीं तो आप ट्रांसफर भी लिख सकते हैं, जैसा आप लोग जो होता है उसके हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ अभी हम अंतिम शेष राशि निकालना हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो प्राप्त के नगद में जो पूरा टोटल आया है ना, राशि दिनांक से लेकर के यहाँ तक छठवां नंबर पहली लाइन से लेकर के आखिरी लाइन तक जोड़ लिया, तो कुल प्राप्त कितना आया, 5,525 रुपया। और उसी के अनुसार से बैंक का राशि को भी जोड़ के यहाँ 98,245 रुपये लिखा। ठीक, अभी भुगतान में चलते हैं। भुगतान में भी क्या लिखा है, कुल भुगतान राशि नगद में 1,250 रुपये हुआ भुगतान, और बैंक में 2,09,000 हुआ। ये 2,09,000 कहाँ से आया है, नया ऋण मंजूरी 2,000 रुपया, CLA बुक कीपर का मानदेय 2,000 रुपया, अटेंडर का मानदेय 1,000 रुपया, बैंक मित्रा का मानदेय 1,000 दिया। ठीक, और नगद निकासी 5,000। ये पांचों को जोड़ेंगे तो 2,09,000 आएगा। ठीक, अब यहाँ पर तक लिखेंगे। फिर उसके बाद अभी एक बार इस राशि को हम अंतिम शेष राशि को, ठीक है, देख लेते हैं। तो नगद कुल प्राप्त के तरफ में से ही नगद को नगद में से घटाएंगे, भुगतान को भुगतान में से घटाएंगे। ठीक है, हाँ। अभी कुल प्राप्त राशि कितना नगद आया है, 5,525 और 800 रुपया, दोनों को जोड़ेंगे। 800 रुपया प्रारंभ शेष राशि है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6,325 रुपये का टोटल आया हुआ है। ठीक है, और उसी के अनुसार से 98,245 रुपये इस महीने में प्राप्त हुआ। पिछले महीने का प्रारंभ शेष राशि 2,34,564 रुपया आया। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे तो 3,32,809 रुपये का प्राप्ति हुआ। तो प्राप्त को प्राप्त में से घटाने के लिए कहें हम, तो 6,325 को यहाँ कुल भुगतान राशि को घटाना है। सबसे पहले प्रथम में आप क्या करेंगे, ये दोनों राशि को, जैसा प्राप्त में जो महायोग किया है,
ये दोनों राशि को ले जाके इसमें लिख लेंगे हम। ठीक, तो इसमें अभी पे यहाँ दोनों का जोड़ बराबर है, तो अब क्या करेंगे, 6,06,325 रुपये में से 1250 घटाएंगे तो 5,775 रुपया आएगा। उसी के अनुसार 3,32,809 रुपये में से 2,09,000 को घटाएंगे तो 1,23,809 रुपया आएगा। ठीक है, इसी को अंतिम शेष राशि निकालना कह रहे हैं। ठीक है, अभी एक बार फिर से देखेंगे। कुल प्राप्त है अपना 6,325 रुपया नगद प्राप्त हुआ। बैंक के माध्यम से 3,32,809 रुपया बैंक के माध्यम से आया। तो अपने को क्या करना है, प्राप्त नगद में से प्राप्त भुगतान को घटाया। कितना आया, प्राप्त नगद में से भुगतान में नगद को घटा दिया है। कितना, 6,325 में से 1,250 को घटाया तो 5,075 रुपया आ गया। और उसी के अनुसार से 3,32,809 में से 2,09,000 रुपये को घटाना है, क्योंकि ये भुगतान किया गया है। ठीक है, 2,09,000 रुपये को 9,000 रुपया को 3,32,809 को घटा दिया तो बचा कितना है, 1,23,809 रुपया। फिर हम क्या किया है, 1,250 भुगतान इस महीने में भुगतान राशि को और अंतिम शेष राशि नगद को, दोनों को जोड़ेंगे, फिर वही बराबर टोटल 6,325 रुपया आया है। और उसी के अनुसार से 2,09,000 रुपये भुगतान राशि को इस महीने में अंतिम शेष राशि 1,23,805 रुपये बचा था। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3,32,809 रुपये टोटल हो गया। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, ये भी सभी टोटलों का, सभी कुल का योग कर रहे हैं, तो इसको भी यहाँ महायोग लेकर के लिखेंगे। ठीक है, ये है नगद पुस्तक लिखने की तरीका। अंत में क्या कह रहे हैं हम, तो यहाँ नगद राशि बचा है ना 5, अंतिम शेष राशि नगद 5,075 रुपया और बैंक 1,23,809 रुपया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, नीचे में अक्षर में लिखने के लिए बताया, शब्द में लिखने के लिए बताया है ना। तो यहाँ हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कितना बचा है, नगद शेष राशि कितना बचा है, नगद शेष राशि कितना है, अभी अक्षर में लिख रहे हैं हम इसको। ₹5,075। ठीक, नगद बचा है, कॉमा बैंक में कितना है, 1,00,000। 1,00,000 हो गया।
1,23,809 रुपया अपने को शेष राशि इस प्रकार का लिख करके अपने को आखिरी में प्राप्ति के तरफ लेखापाल का हस्ताक्षर करेंगे, भुगतान के तरफ पदाधिकारी यानी कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, सचिव। कोषाध्यक्ष जरूरी हस्ताक्षर करना है मोहर डाल के, और उसके कोषाध्यक्ष साथ में सचिव या नहीं तो कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।